हेलो हेलो माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल सभी के, कैसे है सभी? हेलो 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 हेलो। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज एक और धमाकेदार क्लास, लेक्चर नंबर 7 स्थिर विद्युतिकी पर हमें आज क्या है पढ़ना। पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र पर जोरों से चर्चा करी थी। विद्युत क्षेत्र हमने अलग अलग प्रकार की वस्तु के कारण देख लिया था। उसी पे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थोड़े बहुत, वो करेंगे। विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी हमने जान लिया था, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में कंपेरेटिवली हम ज्यादा क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के? हाँ अमन पांडे, मैंने तेरा कमेंट पढ़ लिया। चलिए वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। वर्क वाले, होमवर्क वाला चैप्टर, अच्छा होमवर्क अपलोड नहीं हुआ यार, मैं तो डाल देता हूं। चलिए कल की स्लाइड, हाँ कल की स्लाइड नहीं आई थी, लेकिन आप एक बार चेक करो, आ गई है कल की स्लाइड। मुझे पता है, मैं 12-1 बजे तक मैंने अरेंज करवा दी थी, तो 1 बजे तक आपको स्लाइड मिल गई होगी, है ना। एक बार फिर से चेक करना है, 1-1:30 बजे तक आ गई थी स्लाइड आपको। कल गलती से जो भैया अपलोड कर रहे थे उनने क्लास का नंबर गलत डाल दिया, क्लास की आईडी गलत डाल दी, एक नंबर ज्यादा बीच में आ गया, तो उसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाई। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक धमाकेदार सवाल से। एक नहीं, बहुत सारे धमाकेदार सवाल करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने PYQ नहीं करवाए हमें विद्युत क्षेत्र के, तो देख ले भाई PYQ क्या सवाल आए हुए थे। क्या ये वही सवाल है सारे के सारे जैसे हमने करे हुए? पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, दीजिए इसका जवाब। आप गुस्से में लग रहे हैं? हाँ मैं बहुत गुस्से में हूं। चलिए पहला सवाल आप सबके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अब बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्या होगा इसका जवाब? हाँ कल के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, चिंता ना करो। तो क्या है पहला सवाल? एम्स 2005 का सवाल। अनंत लंबाई की 2 समांतर चालकीय प्लेटें ओके, जिनके पृष्ठ का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, एक अल्प दूरी पर एक दूसरे से पृथक है, मतलब कि रखी हुई एक दूसरे से अलग अलग। एक का प्लस सिग्मा है और एक का माइनस सिग्मा। ऐसे में प्लेट, ये प्लेट ही एक्चुअली ना 3D में देखोगे तो अंदर ये प्लेट ही है, लेकिन बस अभी हमने समझने के लिए ऐसा बना दिया था। ठीक है, तो 2 प्लेटें हैं। अब इन प्लेटों के बीच में माध्यम निर्वात है और उसकी पराविद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन है। तो यहां पर विद्युतशीलता आपका एप्सिलॉन दी गई, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? क्या हमने कल इसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा था? बिल्कुल सर, हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा था। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक प्लेट है तो एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो सर एक प्लेट के कारण हमने विद्युत क्षेत्र देखा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या देखा था? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये हमने देखा था कल की क्लास में? क्या ये देखा था हमने कल की क्लास में? बिल्कुल। तो कल हमने देखा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आज क्वेश्चन में एम्स 2005 के क्वेश्चन में बोला गया था कि यार 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। तो पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता है? सर पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर की तरफ होता है। नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता है? सर नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी और होता है। नेगेटिव को देखकर विद्युत क्षेत्र कौन सा गाना गाता है? बता बच्चा, कौन सा गाना गाता है विद्युत क्षेत्र नेगेटिव को देखकर? कौन सा गाना गाता है? तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा
तो बताओ भाई परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? सर दोनों जो है वह समान दिशा में है, दोनों समान दिशा में है। तो समान दिशा में है तो ये पॉजिटिव भी इस दिशा में, नेगेटिव भी इस दिशा में, या नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो नेट विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां पर आंसर जो आएगा आधा आधा एक होता है, आधा आधा एक होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन, न्यूटन पर कूलम भी लिखा जा सकता है इसे। क्लियर है मामला? क्या समझ में आया सभी को? ये है ना? तो ये एकदम आसान सवाल ऐसे पूछे जा चुके और भी पूछे जा सकते हैं। एक्चुअल में अभी ये जो बन चुका है इसे हम कहते हैं संधारित्र। अभी क्या बन चुका है? संधारित्र। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट मिलकर क्या बनाते थे? एक संधारित्र की रचना करते हैं। सबके साथ होता है अमन बेटा, यार प्रॉब्लम चिंता ना करो। नोटिफिकेशन लेट आता है तो कोई बात नहीं बेटा, आप नोटिफिकेशन आने के बाद में ही क्लास में आया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल नीट 2019 का, और बाबा 5 से सीधे 19 तक। दो समांतर अनंत रेखीय आवेश जिनके रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा है कूलम प्रति मीटर, मुख्य अवकोश में 2r दूरी पर रखे हैं। इन दोनों रेखीय आवेशों के बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इन दोनों रेखीय आवेशों के बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मतलब कि एक तो रखा गया है सर प्लस सिग्मा प्लस लैम्डा, अगला रखा हो गया है माइनस लैम्डा। अब आपको बताना है इन दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सर यह है प्लस लैम्डा, यह है माइनस लैम्डा। क्या पढ़ा था अनंत के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला? अनंत के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? तो सर अनंत के कारण विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला था दुड़ुम दुड़ुम। एक अगर मेरे पास रॉड है जिस पर प्लस लैम्डा विद्युत क्षेत्र r दूरी पर अगर मैं लिखूंगा तो वो था k लैम्डा बटा r, 2k लैम्डा बटा r, जो मैंने आपको बताया था, याद है रखना हमें। तो इस पॉजिटिव के कारण इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, इस नेगेटिव के कारण भी इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या फिर से दोनों जुड़ जाएंगे? तो ये एग्जैक्ट वैसी बात है कि अगर मैंने एक पॉजिटिव आवेश रखा एक दूसरा नेगेटिव आवेश रखा तो उनके बीच में कभी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, दोनों की दिशा समान होगी। अगर मैंने इधर पॉजिटिव आवेश रखा इधर पॉजिटिव आवेश रखा तो इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। और उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था √q1 × r अपन √q1 + q2। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? तो यहां तो सर कभी बीच में शून्य नहीं होगा, दोनों समान दिशा में होंगे तो इनको जोड़ देंगे हम। तो यहां पर इनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा k लैम्डा बटा r प्लस k लैम्डा बटा r, क्योंकि दोनों से दूरी बराबर है, ये r दूरी ये r दूरी, तो क्या हो जाएगा 4k लैम्डा बटा r इज द वेरी करेक्ट आंसर इज द। सर नो ऑप्शन मैचिंग। ओके, स्मॉल r को कैपिटल r कर दो तो मैचिंग हो जाएगी क्या? सर स्मॉल r नहीं दिया है, कैपिटल R दिया। ओके, कराओ मैचिंग, नो ऑप्शन मैचिंग। अच्छा, ये पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया होगा? k को लिखने इसने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, तो 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा r, 4 से 4 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट × r इज द आंसर। क्या अब आंसर आया? बिल्कुल सर, न्यूटन प्रति कूलम इज द आंसर। क्लियर है मामला? हाँ, दूरी 2r बोला है, अरे ध्यान से पढ़, दूरी 2r बोला और इनके बीच में मध्य में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताना, मतलब टोटल दूरी तो 2r है लेकिन विद्युत क्षेत्र बताना माध्य दूरी पर, मध्य दूरी पर, तो ये r होगी इधर से भी r होगी। क्लियर है मामला? ये कॉम्प्लिकेटेड है, ओ हो, तो बेटा आप फिर तो बहुत मुश्किल है जीवन आगे, है ना। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, इतना सारा, इतनी मेहनत से, जोरों से, इज्जत से, पूरा 100% देने के बाद में पढ़ाने पर यह कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो
चले जाओ मेरी क्लास छोड़कर, दफा हो जाओ अपनी ये बैंगन जैसी शक्ल लेकर, और आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। आज से तेरा और मेरा सारा रिश्ता खत्म। कॉम्प्लिकेटेड है ये, रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड कर दी है अब तूने, दिखना मत मुझे अब मेरी क्लास में। एम्स 2008 में एक और ऐसा सवाल क्या पूछा गया था, बताओ क्या आएगा इसका जवाब। क्या आएगा इसका जवाब? हाँ भाई, हमें बोला है ए त्रिज्या की एक समान आवेशित अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ये अर्धवृत्त इतना ही आवेशित है ना, मतलब बनाया उसने पूरा है थोड़ा सा। हाँ भाई, तो अर्धवृत्त है हमारे पास, यह वृत्त है और इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो क्या ये भी हमने पढ़ा, क्या ये भी हमने पढ़ा, क्या ये भी हमने पढ़ा? क्या आएगा इसका आंसर? तो सर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, तो हमें पता है सर यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस दिशा में होगा अगर ये पॉजिटिव आवेशित वलय है तो, और विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा? हाँ भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा? डी पढ़ा है सर। ओके, क्या 2k लैम्डा बाय आर पढ़ा है? क्या 2k लैम्डा बटा आर पढ़ा है इसे भी? तो त्रिज्या दी गई है ए, के की जगह लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा ए, ये कटेगा तो हो जाएगा 1 बाय या लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्या बोलती है जनता? देखो ये तो है ना बकवास सी बातें लिखी हुई इस सवाल में सब, तीनों ऑप्शन तो मतलब कभी संभव ही नहीं हो सकते भाई। ये तो विमीय रूप से गलत हो गया, लैम्डा बटा में ए स्क्वायर। लैम्डा ऑलरेडी जो है वह लैम्डा ऑलरेडी क्या है? आवेश बटे में दूरी, और ये दूरी का वर्ग, तो दूरी का वर्ग तो ये क्या दूरी की घात 3 हो जाएगा यहां पे ऐसे टोटल, तो ये आवेश बटे में दूरी और ये भी दूरी का वर्ग हो गया है, तो टोटल क्या हो गया? टोटल जो होगा दूरी की घात 3 हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया। यहाँ ये भी गलत है विमीय रूप से, ये भी, ये यहाँ पे पाई का स्क्वायर, भाई पाई का स्क्वायर कहां से बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, एक और सवाल मुझे याद आया, इस प्रकार का सवाल आपको मॉड्यूल में दिखाई देगा, मॉड्यूल में दिखाई देगा, है ना। आपको बस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि यार एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, यह 2 आवेश है मेरे पास, 2 आवेश है, एक आवेश को मैंने ए पर रखा है और एक आवेश को बी पर रखा हुआ है। एक आवेश ए पर रखा हुआ है, ये ए बिंदु है, एक आवेश बी पर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आवेश रखे हुए हैं। 2 समान परिमाण के आवेश, आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, 2 समान परिमाण के आवेश के आवेश ए और बी पर रखे हैं। और एक ग्राफ दिया गया है इसका विद्युत क्षेत्र के साथ, वो ग्राफ कुछ ऐसा बना है। अब आपको बताना है कि आपको ऑप्शंस कैसे कैसे। ऑप्शन नंबर 1, ए जो है वो पॉजिटिव आवेश है। अच्छा ऐसा है, ए और बी विपरीत है, या बस 2 ही ऑप्शन दूंगा, ए और बी समान है। ए और बी विपरीत है, ए और बी समान आवेश, समान प्रवृत्ति के आवेश है। विपरीत प्रवृत्ति, समान प्रवृत्ति, बस इतनी सी बात बतानी। ग्राफ देखकर आपको बताना है कि ए और बी आवेश जो है वो समान प्रवृत्ति के आवेश है या विपरीत प्रवृत्ति के आवेश है। कैसे करेंगे इस सवाल को? सेम, समान।
तीसरा ऑप्शन सही होगा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 27 मॉड्यूल का, बिल्कुल सही बात, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 27 है। विक्रम सिंह, यार इस बच्चे का तो मैं कोर्स ही ब्लॉक करवा देता हूं, है ना, ये अलग अलग टीचरों के नाम रख लेता है। देखो कैसे पता करेंगे कि यहां पर यह समान है या विपरीत प्रवृत्ति है। देखो क्या दिख रहा है यहां पर, सर यहां पर ये दिख रहा है कि ए से ये एक्स है ना, मतलब कि ये ए से देख एक ऐसा समझ के आ रहा है, ऐसा समझ कि यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉजिटिव आवेश से मैं दूर जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्या होगा सर, इससे दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र कम होगा, कम होगा, कम होगा। इस तरफ जाने पर विद्युत क्षेत्र जो है कम होता जाएगा। अच्छा, और ये हमेशा पॉजिटिव दिशा में होगा, ओके। अब बी बिंदु मान के चल यहां पे आगे बड़े 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 और बी बिंदु पर पहुंच गए। ये ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है, बी बिंदु पर पहुंच गए। तो अगर बी बिंदु पर पहुंच गए तो बी बिंदु पर हमें क्या दिया गया, सर विद्युत क्षेत्र फिर से एकदम से बढ़ गया और पॉजिटिव हो गया। अच्छा, मतलब दिशा वही है, देख पॉजिटिव में घटा 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 फिर पॉजिटिव में बढ़ने लग गया, मतलब बी बिंदु के पास विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इस दिशा में है, इस दिशा में, ठीक है। तो यहां पर अब क्या है, अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि यहां पर ये पॉजिटिव आवेश, ये मतलब एक आवेश था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ है, एक ऐसा आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ है। तो किसकी तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, तो सर ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला आवेश पॉजिटिव हो और ये वाला आवेश नेगेटिव हो जाए। ये वाला आवेश नेगेटिव होगा तभी विद्युत क्षेत्र उसकी ओर होगा। देख यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या, इसकी ओर है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र इससे दूर है। अगर तुम बीच वाले सारे विद्युत क्षेत्र हटा दो, केवल इसके जस्ट पास देखो, तो ए के जस्ट पास विद्युत क्षेत्र इस तरफ है सर, और बी के भी जस्ट इस तरफ विद्युत क्षेत्र इधर की ही तरफ है। तो मतलब यहां पर ए और बी जो है वो विपरीत प्रवृत्ति के आवेश होंगे, एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात सर, मेरा तो सर भाई जा सर थोड़ा सा स्मॉल सर, वेरी स्मॉल सर, भगवान ने जब दिमाग दिया तो सर आई वॉज स्लीपिंग सर, तो थोड़ा सा दिमाग कम सर। तो दूसरे तरीके से बताओ सर, देखो अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो एक आवेशीरा एक आवेशीरा, क्या इन दोनों के बीच में ग्राफ, विद्युत क्षेत्र का ग्राफ, विद्युत क्षेत्र का ग्राफ कैसा बनता है सर, विद्युत क्षेत्र का ग्राफ ऐसा बनता है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा, ई और एक्स या आर भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब ये पॉजिटिव आवेश तो उसका एक टुकड़ा तो इतना बना है, ये तो सही बना है सर, दूर जाता हुआ ग्राफ, ठीक है। और इसमें इस तरफ ग्राफ ऐसा बनता है, क्यों, क्योंकि सर ये इस तरफ जाओगे, पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ जाओगे तो सर ग्राफ की दिशा इधर, मतलब नेगेटिव दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। अबे दूर होगा ना यार, तो इधर भी दूर होगा, इधर भी दूर होगा, तो इधर वाला दूर किस दिशा में होगा, नेगेटिव दिशा में होगा। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक नेगेटिव आवेश है तो उसके कारण ग्राफ कैसा बनता है सर, नेगेटिव आवेश के कारण ग्राफ ऐसा बनता है कि जब नेगेटिव आवेश से मैं यहां पर इस बिंदु पर नेगेटिव आवेश के कारण यहां पर किसी बिंदु पर ग्राफ बनाऊंगा तो कहां आएगा सर, वो इस दिशा में आएगा। मतलब ये कौन सी दिशा में आएगा सर, ये नेगेटिव दिशा में आएगा, तो ग्राफ यहां पर ऐसा बनेगा। और यहां पर किसी भी एक नेगेटिव आवेश, क्वेश्चन को भूल जा, भी एक नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो जस्ट इधर देखूंगा तो उसकी दिशा इधर की तरफ होगी, तो वह ग्राफ सर पॉजिटिव में बनेगा, वो ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ऊपर ऊपर वाले तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। या अगर नेट ग्राफ में मिला दूं, इन दोनों को पूरा पूरा मिला दूं तो ये इसका, ये इसने इतना ही ग्राफ बनाया है, ये बीच का ही ग्राफ बनाया, इधर का भी बनाओगे तो ये वाला ग्राफ नीचे इधर बनेगा और ये वाला ग्राफ नीचे इस तरफ बनेगा। इन दोनों को मिलाकर ये वाला ग्राफ बनाया गया है। तीसरा तरीका सर, अभी भी सो रहा था सर, आई वॉज वेरी स्लीपी सर, सर मैंने पी ली लस्सी ग्लास भर के और आ रही है नींद अब भयंकर वाली। अब क्या कर सकता हूं सर मैं, देखो अब ये सभी समझ सकते हैं। क्या हमने ऐसा पढ़ा कभी कि एक मेरे पास पॉजिटिव आवेश है और एक और मेरे पास पॉजिटिव आवेश है, तो इनमें विद्युत क्षेत्र शून्य कहां होगा, 3 जगह बता रहा हूं, 1 2 3, भूल जा क्वेश्चन को, जो मैं बोल रहा हूं उसको सोच।
यहां पर एक पॉजिटिव आवेश है, एक और पॉजिटिव आवेश है, तो इनमें विद्युत क्षेत्र कहां जीरो होगा, कौन सी जगह पर शून्य होगा, 1, 2 या 3 में, कौन सी जगह में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? हाँ सर, सेकंड में 0 होगा। बिल्कुल सर, यहां पर इस बिंदु पर सर इस पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ओके सर, तो अगर मैं चाहूं तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं ना, यार इसको थोड़ा सा पास पास बना रहा हूं, चिंता ना करो, फिर से वही वाला बना रहा हूं मैं। तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं कि अगर मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव आवेश है और एक और पॉजिटिव आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा सर, इस पॉजिटिव से बनेगा, दूर दूर नीचे कम होगा कम होगा कम होगा और 0 हो जाएगा एक बिंदु पर, फिर उसके बाद में 0 होने के बाद में ये फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 100% बता रहा है सर बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव आवेश होगा, एक नेगेटिव आवेश होगा, तो क्या क्षेत्र 2 में कभी भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है? क्या क्षेत्र 2 में विद्युत क्षेत्र कभी भी 0 हो सकता है? यहां पर क्या बीच में कभी विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? हाँ या ना बताना है बस। क्या बीच में विद्युत क्षेत्र कभी भी 0 हो सकता है? नहीं सर, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता, तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ और एकदम से बढ़ गया। अगर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव समान प्रवृत्ति के होते तो बीच में कहीं ना कहीं काटता ग्राफ, जो बताता विद्युत क्षेत्र 0 हुआ। मतलब ये 100% सर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का ग्राफ है। क्या सभी को समझ में आई ये बात? क्या ये बात सभी को बहुत जोरदार तरीके से समझ में आती है? ठीक है, चलिए ओके। तो ये 2 आवेश रखकर ग्राफ सीख गए, मतलब तुम अब जेई मींस के भी ऊपर आ चुके हो कि मेरे पास 2 आवेश रखे, उनके ग्राफ कैसा बने, कारण ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर एक पॉजिटिव एक देख, अभी तक एक ग्राफ, अरे ये बच्चा करते हैं, हाय वेरी स्मॉल क्लास 12th का बच्चा डूइंग कि सर यहां पर एक आवेश रखा, उसके कारण ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो हमने पढ़ लिया था सर, ई और आर के मध्य ग्राफ जो होगा वो ई बराबर KQ/R² होगा। अब तुम बन चुके हो प्रो, तो तुम क्या करोगे, तुम 2 ग्राफ 2 आवेश को रखकर साथ में बनाओगे, तो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव ग्राफ, तो सर 100% बीच में से काटेगा ये ग्राफ। तू चाहे तो मैं तेरे को पूरा ग्राफ बना के बता देता हूं। ये अभी मतलब मैंने क्या बनाया कि ये एक पॉजिटिव आवेश है, ये दूसरा पॉजिटिव आवेश था, तो ग्राफ जो था सर वो कुछ ऐसा बना था, काटते हुए बना था। अब इसके आगे क्या होगा सर, इसके आगे ग्राफ इधर का ऐसा बनेगा, अति परवलय, और इसके आगे ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये इधर उधर सभी, ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2, ये एरिया नंबर 3, सभी का ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, चलिए ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चल ओके। एक और सवाल करते, नीट 2018 का सवाल। यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर या विद्युत क्षेत्र पर ही बेस्ड है, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल है, यह सवाल सरल रेखा में गति का सवाल है। किसका सवाल है? सरल रेखा में गति का सवाल है। सरल रेखा में गति का सवाल है। ठीक है, सवाल पढ़ो एक बार। आठ लाइन का सवाल सर मैं तो नहीं करता हूं, आसान क्वेश्चन देगा। अरे कर तो ले, शायद बहुत आसान हो। क्यों भाई? कितनों को लगा कि सर 8 लाइन का सवाल तो आई डोंट लाइक इट। क्या बोला है सवाल में? एक अरे सर खिलौने वाला सवाल है, बढ़िया खेल खेल रहा है ये सवाल। खिलौना कार, ओके। जिस पर क्यों आवेश है किसी एक समान उड़ी पूड़ी टूली पू ई, ये क्या लिखा हुआ? ये कुछ नहीं लिखा हुआ ना। एक समान विद्युत क्षेत्र लिखना चाह रहा था वो, यहां पे इसको लिख लो विद्युत क्षेत्र। ये फोली फोरी फो नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ई में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये मॉड्यूल में भी है ना, तो इसको भी करेक्ट कर लेना, विद्युत क्षेत्र। वरना सोचते मत बैठे रहना यह कहां की भाषा है, ये दुबई वाले लोगों ने क्या लिख दिया है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहां विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में घर्षण रहित समतल
क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। अच्छा सर, ये तो एक लाइन में बस आसान सी बात बोली है। 1 सेकंड के अंतराल में बल EQ के कारण इसका वेग 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित मतलब पलटा दी जाती है। अच्छा, इस क्षेत्र के प्रभाव में खिलौना कार और 2 सेकंड तक गति करती रहती है। 0 से 3 सेकंड के बीच में औसत वेग और औसत चाल ज्ञात कीजिए। सर सरल रेखा में गति का सवाल है ये तो, ठीक है, सरल रेखा में गति का सवाल है ये। तो सरल रेखा में गति का सवाल है, कैसे करेंगे देखो, आओ। मतलब देखो, औसत वेग और औसत चाल मतलब कि कुल विस्थापन और कुल दूरी पता करनी है मेरे को। बस क्या पता करनी है? कुल विस्थापन और कुल दूरी। देखिए कैसा पता करेंगे। शिवानी नामदेव, वेरी गुड बेटा। हाँ भाई, तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक खिलौना गाड़ी है। ओके सर, खिलौना गाड़ी। अब इसमें यहां पर यह कहीं पर रखी होगी। हाँ सर, ये मान के चलो यहां पर रखी हुई थी। अब इसमें इस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिया गया, तो 1 सेकंड में इसका वेग 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो गया। मान के चलो 1 सेकंड में यहां पर पहुंच गई, तो 1 सेकंड में t बराबर 0 पर यहां पर थी, t बराबर 1 सेकंड पर ये यहां पर आ गई है, और इसका वेग कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? त्वरण हुआ है। क्या त्वरण हुआ है? क्या त्वरण हुआ है? बिल्कुल सर, त्वरण हुआ ही हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद में बोला कि इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। मतलब कि देखो, पहले तो त्वरण निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं इसका त्वरण निकालना। क्यों निकाल रहा है सर त्वरण? क्योंकि उसने बोला कि यार दिशा बदल दी, तो दिशा बदली मतलब कि अब यही मंदन का काम करेगा। ये क्या करेगा? मंदन का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर त्वरण क्या होगा? त्वरण जो होगा वो होगा 6 - 0 बटे में 1, मतलब 6 मीटर पर सेकंड। अरे बहुत मजेदार बात थी। 6 बटे में 1 6 होता है। हाँ, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आया। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आया। बिल्कुल सर, त्वरण आया। फिर उसके बाद में अब यहाँ की स्पीड आ चुकी है ना, इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अब इसके बाद में क्या होगा? अब मंदन आएगा। तो बस इतना बता दो, इतना बता दे मेरे प्यारे, एक बात बता दे मुझे, दिल की बात, ध्यान से सुन और बस बता कि जब इस पर दिशा बदलेगी तो ये यहीं से पलट जाएगा या आगे जाके पलट कर आएगा? दिशा बदली मतलब कि क्या सर पलटेगा? तो ये यहीं पलट जाएगा या आगे जाके पलट के आएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहीं पलट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आगे जाके पलट के आएगा। क्या होगा बताओ? क्या होगा? यहीं से पलटा दूं या आगे जाके पलटाऊं? 1 या 2? हाँ बिल्कुल, आगे जाके पलट कर आएगा। सर ये कैसी बेवकूफी वाली बात हुई कि क्या ऐसा होता है क्या कि अगर एक गाड़ी चल रही एकदम स्पीड आई, हमने ब्रेक लगाया, गाड़ी बोली नहीं मैं जा रही हूं, टाटा बाय बाय, ओके थैंक यू। ऐसा तो नहीं होता सर। गाड़ी चलती रहती, ब्रेक लगेंगे या पहले मंदन होगा फिर रुकेगी, फिर उसके बाद में अगर उसी दिशा में आपने और खींचते रहे या बल लगते रहा तो फिर विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सर ये आगे बढ़ेगी और रुकेगी। अच्छा, तो यार जो त्वरण था अब वही मंदन बन चुका है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये उतनी ही दूरी आगे जाएगी और रुक जाएगी? तो ये क्या t बराबर 2 सेकंड पे रुक जाएगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? कैसे बोल दिया मैंने t बराबर 2 सेकंड पे रुक जाएगी? ये t बराबर 2 सेकंड पे कैसे रुक जाएगी? t बराबर 2 सेकंड पे कैसे रुक जाएगी? क्योंकि सर ये यहां पर देखो, अब इसको यार अगर तुझे ये भी सॉल्व करना पड़ रहा है तो फिर तो हद ही पार कर दी तूने, है ना, बर्बाद हो गए 4-5 महीने जिंदगी के। क्यों? क्योंकि सर यहां तक ये गई, उसके बाद में अगर 1 सेकंड त्वरण हुआ तो फिर 1 सेकंड वही विपरीत दिशा में, ये तो वही वाली बात होगी ना यार सर कि 1 सेकंड गेंद ऊपर गई तो नीचे आने में कितनी देर लगेगी? 1 ही सेकंड लगेगा। तो ये 1 सेकंड का त्वरण हुआ तो 1 सेकंड का ही मंदन होगा, तो यहां पर फिर से वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में विपरीत दिशा में कितनी देर तक? 2 सेकंड तक गति करती है। मैंने तुझे पहले ही बोला था, जहां ये नीट 2018 दिखे ना तो एक बार पहले हाथ जोड़ लेना, है ना, नारियल फोड़ना, और उसके बाद में बोला ओके भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थोड़ा छोटा पैदा किया, मतलब उम्र में छोटा पैदा किया, हाइट वाली बात नहीं कर रहा हूं ना, वो तुम छोटे हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें लोग अभी भी बच्चा बोलते तो
मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं घर में छोटू बोला जाता है तो उसका भी हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तो उम्र वाली बात कर रहा था कि तुम 2018 में नीट का पेपर देने नहीं बैठे ना। देखो तो अब इसका मतलब क्या होता है, कितना सारा पूछा, पूरी पूरी मेहनत एक ही सवाल में गड़बड़ा लेगा क्या ये। अब 2 सेकंड तक गति कर रहा है, तो 2 सेकंड तक गति कर रहा है, तो 1 सेकंड में जाके ये रुकेगा, फिर 1 सेकंड और बच गया, तो 1 सेकंड में फिर से ये यहीं पर ही आ जाएगा। तो t बराबर 3 सेकंड पे ये वापस से यहां पर होगा, t बराबर 3 सेकंड पर ये यहां पर होगा, है ना। कुछ बच्चों को ये सवाल ऐसा समझ में नहीं आता है, तो हम उनको ग्राफ से समझा देते हैं, ग्राफ से। ठीक है, क्या कि देखो क्या होता है, वीटी ग्राफ बना लो मेरे प्यारे, क्या बना लो, एक वीटी ग्राफ, तो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ कैसे बनेगा सर, यहां पर पहले त्वरण हुआ तो 6 मीटर पर सेकंड वेग आ गया 1 सेकंड में, t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पे वेग आया। फिर मंदन होने लगा, तो मंदन होने लगा तो सर पहले वेग 0 होगा और उसी दिशा में और होता रहा और होता रहा और होता रहा। तो यहां पर यह अल्टीमेटली सर, यहां पर यह अल्टीमेटली सर क्या होगा कि यह t बराबर 2 सेकंड होगा और ये t बराबर 3 सेकंड हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ सभी को समझ में आया। वीटी ग्राफ बनाया मैंने, वीटी ग्राफ। क्यों वीटी ग्राफ बनाया मैंने यहां पर, क्योंकि सर यहां पर वीटी ग्राफ, देखो जब भी बनाते हैं वीटी ग्राफ ही बनाते हैं, क्योंकि वीटी ग्राफ में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है। तो वेग बड़ा 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 बड़ा, फिर वेग घटा 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 0 और उसी दिशा में, और मतलब विपरीत दिशा में 3 सेकंड तक रहा ना। तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा, बस ये 6 मीटर पर सेकंड है। यहां पर ये क्या है, वी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है औसत वेग, औसत चाल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूरी और विस्थापन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, दूरी या विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप ये दिमाग लगाओ, प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहां पर मैं विस्थापन निकाल लूं, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर इसका क्षेत्रफल निकालू। ग्राफ बना लिया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यह दूरी जो होगी, यह दूरी 1 सेकंड की कितनी आ जाएगी, यह दूरी इज द हाफ इंटू आधार इंटू लंब, यह आएगी 3 मीटर। मतलब देखो कुल मिला के ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। तो अब दूरी कितनी होगी सर, दूरी होगी 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा 3 मीटर 3 मीटर माइनस 3 मीटर। तो विस्थापन, नेट विस्थापन 3 मीटर आ जाएगा। क्या ये सवाल सभी को समझ में आया, क्या ये सवाल सभी को समझ में आया। यार ये कौन परेशान हो रहा है 2007 वाला, हाँ भाई 2007 वाले तुझे नीट का एग्जाम 2024 में देना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है ना। अपने घर वालों को बोल दे नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, किसी को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है ना। 2024 में 2007 में जो पैदा हुए वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है मामला। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन है ना भैया, सवाल इतना बड़ा था, ऑप्शन अगले पन्ने पर है, ऑप्शन अगले पन्ने पर है। तो औसत चाल जो हो जाएगी, पहले औसत वेग पूछा है, तो औसत वेग विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय, तो विस्थापन 3 मीटर हुआ और 3 सेकंड लगे। औसत चाल 9 मीटर दूरी बटे में 3 सेकंड लगे, तो 3 मीटर पर सेकंड। 1 और 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी बिग क्वेश्चन, वेरी स्मॉल आंसर। फिर से देख लो एक बार फटाफट, है ना, क्योंकि तुमने अब आधी क्लास तो आज ऐसे ही बर्बाद कर दी। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि मेरे पास एक खिलौना कार है ना। ये सवाल पढ़ने के बाद में अब मुझे खिलौने कार से डर लगता है। क्यों भाई, क्या बोलते हो ना सर। अब आप धीरे धीरे खौफ पैदा कर रहे हो, गेंद का खौफ हो गया सर। सर अब हमारे घर में अगर कोई एक बच्चा एक खिलौने गाड़ी से खेलेगा तो अब हम उस पर देख के हंसेंगे। खेल ले बेटा खेल ले, थोड़ा सा आगे बढ़, फिर देख खिलौना गाड़ी तेरे को कैसे नचाती है।
तो एक खिलौना कार थी, बहुत ही बढ़िया सर, एक गाड़ी, उस पे मैंने एक आवेश दे दिया। अब बोला कि इसे एक किसी दिशा में, है ना, एक दिशा कोई मान लो, उस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिया गया, तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा, EQ बल लगा। अब EQ बल लगा 1 सेकंड के लिए लगा, ठीक है। फिर विपरीत दिशा में 2 सेकंड के लिए बल लगा, इतना समझ पड़े। 1 सेकंड खींचा, फिर 2 सेकंड विपरीत दिशा में खींचा, तो 1 सेकंड जब एक दिशा में खींचेंगे तो यहां पर इसका वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कितना बढ़ गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया, वेग बढ़कर 0 से 6 हो गया। अब पलट दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा तुरंत पलट जाएगी, इसका वेग कहीं जाकर 0 होगा, फिर उसके बाद में वापस विपरीत दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि अब दूसरी दिशा में खींच रहे हैं हम, दूसरी दिशा में खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर दूसरी दिशा में खींच रहे सर, और बोला है कि क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, मतलब परिमाण समान है, उतना ही बल लग रहा है, बस विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर है ना 2018 में, मुझे आज भी याद है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, अलग ही रॉकेट साइंस वाले बच्चे थे वो सब के सब। तो भाई यहां पर यह विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हो गया, तो पहले वेग बड़ा 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 बड़ा, फिर उसके बाद में वेग घटा 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 घटा, फिर उसके बाद में विपरीत दिशा में बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप ऐसा, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये निकाल लो कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो गति का द्वितीय समीकरण लगाओगे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करोगे, प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0, तो S बराबर आ जाएगा हाफ इंटू त्वरण निकला है 6 इंटू समय 1 का स्क्वायर, या 3 मीटर आ गया। तो ये 3 मीटर चलेगा, फिर 3 मीटर आगे और चल के रुक जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और इसके हमने उसी दिशा में फिर त्वरण होगा, तो यहां पर 3 मीटर दूरी होगी। ठीक है कहानी? आ गया समझ में? हाँ, वो सब असली चीते थे और ये सब बांगड़ बिल्ले हैं। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिल को छूता हुआ सवाल। नीट 2018 में एक और सवाल पूछा गया था इसी चैप्टर से। देखा भाई क्या बोल रहा है सवाल, क्या बोल रहा है सवाल, है ना। नीट 2018 का साल तुम्हें सालों तक याद रहेगा। सोचो 2018 में तुम क्या कर रहे थे। हाँ भाई, अब 2018 का एक और सवाल हमें बोला है, आखिरी सवाल है हमारा, कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर की ओर निर्देशित विद्युत ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र E में दी हुई दूरी H से गिरता है। अच्छा सर, पहले एक बार फोटो बना लेते हैं, खतरनाक लाइन लिखी हुई है थोड़ी सी, है ना। वैसे ये सवाल आसान है ना, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है सवाल। बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर की ओर, मेरे पास विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है। अच्छा, ओके सर। अच्छा ये बताओ कि अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो जो है वह नेगेटिव दिशा में था, नेगेटिव दिशा में था, नेगेटिव दिशा में था, ठीक है। और यहां पर अगर यह नेगेटिव दिशा में था तो ये विपरीत दिशा में त्वरित हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो यह नीचे त्वरित होते हुए जाएगा। अच्छा, इसका त्वरण क्या आएगा? इसका त्वरण आएगा QE बटे में M। अच्छा, या इसका आवेश जो होता है सर वो E ही होता है, तो EE बटे में M इसका मैं त्वरण लिख सकता हूं, ये त्वरण आएगा इस पे। ओके सर, नो वरीज। अब बोला है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपरिवर्तित रखते हुए उसकी दिशा रिवर्स कर दी, है ना। ये बहुत रिवर्स कर रहे हैं सर, ये जिंदगी रिवर्स कर देंगे मेरे को लग रहा है भैया। हाँ भाई, तो अब विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है और इसमें एक प्रोटॉन को गिराया गया। बहुत ही बढ़िया बात। तो ये प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव आवेशित होता है, ओके, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित होगा। तो अगर यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित होगा तो यहां पर इसका त्वरण क्या आएगा? इसका त्वरण आएगा EE बटे में M आएगा सर, इसका त्वरण। अच्छा, तो इन दोनों में से आपको बोला है कि जो समय लिया गया है, तो किसी प्रोटॉन के गिरने के लिए लिया गया समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गया समय
कितना होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय लेगा या कम समय लेगा, ये पता करना है। तो ये सवाल कंपैरेटिवली आसान है, मतलब उससे तो बहुत लाख गुना आसान सवाल है। अगर बस आप ये समझ जाओ इसमें कि भैया त्वरण लिखा हमने, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या प्रोटॉन का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है? तो सर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा प्रोटॉन से, या प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका त्वरण कम होगा, तो प्रोटॉन का त्वरण कम होगा और इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होगा। क्या ये सब छोटी सी बात समझ में आई सभी को? क्या कि सर इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होगा और प्रोटॉन का त्वरण कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा है मतलब वो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कम होगा, समान होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा है तो उसका समय कम लगेगा। जिसका त्वरण ज्यादा होगा, त्वरण ज्यादा होगा तो उसका वेग ज्यादा होगा, तो वेग ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी पहुंच जाएगा। क्लियर है कहानी? आया समझ में? एकदम आसान सा सवाल। क्वेश्चन में बोला होता है कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ था, मतलब कि देख कुल मिला के ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रॉन को त्वरण करवाया फिर प्रोटॉन को त्वरण करवाया समान विद्युत क्षेत्र में। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो उस पर त्वरण ज्यादा आ जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उस पर त्वरण कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे का वेक्टर अनुपाती है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन का वेग कम रहेगा। यह बात पूछी है। ठीक है सर, आप ओनली हार्ड क्वेश्चन करवाते, नीट में सिंपल भी तो होते। अरे मूर्ख, ये मैं सवाल घर से बनाकर थोड़ी ना ला रहा हूं कि कल रात को हम बैठे बोले नहीं एक बहुत मुश्किल सवाल बनाएंगे। क्या लिखा है ये मैंने अपने घर से बनाया क्या? 011402751 पर कॉल कर ले, ये एनटीए वालों का नंबर है, उनसे पूछ ले कि क्यों बना रहे ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन। गलत नंबर लिखा था, कॉल मत कर लेना भाई, किसी और का हो सकता है, मजाक कर रहा था मैं। हाँ भाई, तो ये आसान सवाल था, ये आसान सवाल था। ठीक है, क्या कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है और समान दिशा में प्रोटॉन का त्वरण होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो त्वरण कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो त्वरण ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, प्रोटॉन धीरे धीरे भागेगा। चलिए ओके, हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यह कुछ पढ़ रहे थे जिसे हमने कहा था विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, और उसके बाद में कुछ बेसिक सी बातें भी मैंने आपको बता दी थी। क्या है विद्युत बल रेखा? कि जो विद्युत क्षेत्र को, विद्युत बल रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा जो इस प्रकार खींची जाती है कि किसी बिंदु पर इसकी दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान हो। मतलब वो क्या बता रही है हमको? बेसिकली विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव आवेश है, तो इस पॉजिटिव आवेश से विद्युत क्षेत्र कहां होगा? सर इससे दूर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र, इससे दूर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र, इससे दूर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र, इससे दूर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र इससे हमेशा दूर की तरफ होगा। तो ये जो लाइनें मैंने खींची हुई है, यहाँ पे जो लाइंस खींची गई है, ये सब लाइंस क्या है? यही लाइंस जो है वह बल रेखाएं कहलाती है। यही लाइंस क्या कहलाती है? यह विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक नेगेटिव आवेश होगा, तो नेगेटिव आवेश के कारण बल रेखाएं क्या होंगी? नेगेटिव आवेश के कारण बल रेखाएं सर इसकी और होंगी, है ना। क्या होंगी? इसकी और होंगी। क्लियर है मामला? अब इसी प्रकार से जैसे, है ना। अच्छा, ये मैंने बनाई बोर्ड पर है, तो बोर्ड पर मैंने बनाई, तो बेटा बोर्ड पर तो ऐसा होगा कि ये मैं केवल प्लेन में बना पा रहा हूं, ऐसी लाइन बना पा रहा हूं, लेकिन यहां पर ऐसी नहीं होगी। अगर एक मेरे पास बिंदु आवेश, तो उसके साथ कारण बल रेखाएं क्या होंगी? उसके कारण सर त्रिज्यीय रूप से बाहर होंगी, हर दिशा में बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। हर दिशा में बाहर की तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है कहानी, है ना। मतलब कि एक अगर मेरे पास एक बॉल है, तो उस बॉल से हर एक दिशा में बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं होंगी ही होंगी।
इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक रॉड है, अगर मेरे पास एक छड़ है, तो उस छड़ में भी क्या होगी, उस छड़ में भी सर विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी सर, उस छड़ में विद्युत बल रेखाएं इस तरफ होंगी। तो यह बोर्ड पर भले ही मैं ऐसी बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये ट्यूबलाइट जैसी होगी। अगर मान के चलो हमने हवा में एक ट्यूबलाइट जला दी है ना, मतलब ऐसे ट्यूबलाइट को टांग दिया और उसे चालू किया, तो प्रकाश हर दिशा में फैलेगा। तो वैसे ही यहां पर भी कुछ बल रेखाएं होंगी कि विद्युत क्षेत्र हर दिशा में होगा ही होगा। इसके अलावा अगर मेरे पास एक समतलीय चादर होती है ना, जैसे अगर मान के चलो एक समतलीय चादर है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी सर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, दूर की तरफ होगी, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो इसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। क्लियर है मामला? हाँ, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी ही होती है, वो भी काल्पनिक होती है, उसी प्रकार की कहानी कुछ यहां पर भी होती है। अब इसके अलावा जैसे अगर मान के चलो मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश ना, ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है, एक मेरे पास अगर एक पॉजिटिव आवेश हो तो बाहर की ओर होंगी, एक नेगेटिव आवेश हो तो अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं होंगी। अगर सर मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साथ में रख दिया तो क्या होगा, तो यहां से कुछ बल रेखाएं निकलेंगी। देख एक्चुअल में पॉजिटिव आवेश से बल रेखाएं कहां से शुरू हो रही है सर, पॉजिटिव आवेश में इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहो तो लिख लो है ना, पॉजिटिव आवेश में आवेश से अनंत तक बल रेखाएं होती है, आवेश से अनंत तक बल रेखाएं होती है, और नेगेटिव आवेश में अनंत से शुरू होती है, आवेश तक होती है। यह इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या होता है, पॉजिटिव आवेश में आवेश से शुरू होंगी, अनंत तक विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, और इसमें अनंत से शुरू होंगी और आवेश तक बल रेखाएं आएंगी। यह अंदर की ओर होती है, वो बाहर की ओर होती है। अच्छा, अब यहां पर अगर एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, तो अगर मेरे पास दो आवेश आ चुके हैं, तो हाँ, सन की तरफ, बिल्कुल ये सन की तरफ होगी, हर दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश आ चुका है, एक नेगेटिव आवेश आ चुका है, तो इसमें क्या होगा सर, देखो पॉजिटिव से बल रेखाएं जानी लगेगी अनंत की तरफ, और नेगेटिव वाला बोलेगा अनंत से मेरी तरफ आए, तो विद्युत बल रेखा मुड़कर सीधे नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, विद्युत बल रेखा मुड़कर सीधे नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फिर से समझ लो इस कहानी को कैसा हो रहा है कि विद्युत बल रेखा यहां से निकली, सोच ऐसा हुआ, विद्युत बल रेखा निकली, बोले चलो रे पॉजिटिव आवेश जाना है अनंत तक, हे भगवान बहुत दूर जाना है, तो निकली, फिर अनंत तक पहुंची, फिर उसके बाद में नेगेटिव आवेश, तो विद्युत बल रेखा बोली चलो रे अनंत से नेगेटिव तक। फिर उनको देखा, अरे भाई ये तो बांगड़ बिल्ले वाली हरकत हो गई, मैं पहले अनंत तक जाती हूं फिर आती हूं, तो बोले नो दिस इज रॉन्ग रास्ता, बोले सीधे जाएंगे हम यहां से, तो पॉजिटिव से सीधे नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव से सीधे नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, ये विद्युत बल रेखा है। क्लियर है? अच्छा सर, अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हो गए तो क्या होगा, दोनों समान प्रकृति के आवेश हो गए तो क्या होगा, तो यहां पर ये यहां से अनंत तक जाना है, इसे भी यहां से अनंत तक जाना है, लेकिन बीच में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये ऐसी बैंड हो जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई निकल जाएगी। तो ये एन लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल पॉइंट लिखा हुआ है, या एक ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये बात हम वो जो ग्राफ बना दो यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि सर अगर एक पॉजिटिव का नेगेटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र जो है वह कहीं पर भी शून्य नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर सर विद्युत क्षेत्र बीच वाले बिंदु पर शून्य होता ही होता है। क्लियर है कहानी? आ गई बात समझ में? चल, अब और भी क्या इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज है इसको लेकर वह समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि यह रेखाएं कैसी है, काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब कि सर यह वास्तविकता में ऐसा नहीं कि मैं चार्ज रख दूंगा तो ऐसी लाइनें दौड़ कर हमारी तरफ आएगी, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा सर यहाँ पे आवेश रखा हो तो तेरी तरफ से उड़ती हुई ऐसी बल रेखाएं आएंगी, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। यह काल्पनिक है, बस हमने चीजें समझने के लिए ये बातें करी है। न्यूट्रल के लिए टैग नेगेटिव दे दो,
नेगेटिव क्यों दे दे भाई? यहां पर मतलब ये न्यूट्रल N है, यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2, ये कभी आपस में नहीं काटती, ये आपस में कभी एक दूसरे को काट भी नहीं सकती, है ना। यह क्या होता है, यह एक दूसरे को रिपेल करती हुई निकल जाती है। आप एनिमेटेड पिक्चर से पढ़ाया करो। अरे यार तू कार्टून देखने आया क्या? ले भाई तू कार्टून देख ले, है ना। कुछ बच्चे बार बार पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं या क्या देख लेते हैं कि नहीं सर हमें एनिमेशन देखना। अबे क्या करेगा एनिमेशन देख के? ले देख ले भाई एनिमेशन। लो भैया एनिमेशन देखो। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश मैंने रखा तो उसके कारण विद्युत बल रेखाएं ऐसी दिखेंगी। एक पॉजिटिव आवेश होगा तो उसके कारण विद्युत बल रेखाएं ऐसी दिखेंगी, दूर की तरफ होगी। मैंने बना दो तो जो अच्छा नहीं लग रहा था, वेरी बैड। मैं आवेश यहां ले जाऊंगा तो विद्युत बल रेखा वैसी चेंज होती जाएगी। मैंने यहां पर ले गया तो क्या होगा सर, यहां से त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं होंगी ही होंगी। जैसे जैसे दूर जा रहा हूं तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल का परिमाण कम होते जा रहा है। ये देख यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे डार्क एरो दिख रहा है, यहाँ पे एरो छोटे 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 होते जा रहे, कम होते जा रहे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सर यहां पर पॉजिटिव को ना लेकर आऊं, मैं एक नेगेटिव आवेश को लेकर आ जाऊं तो क्या होगा, नेगेटिव आवेश को लेकर आऊंगा तो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह उसकी और होंगी। जहां भी ले जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह हमेशा उसकी और होंगी, उसकी और होंगी। ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर एक नेगेटिव आवेश रखा और उसके साथ ही साथ मैंने एक पॉजिटिव आवेश भी रख दिया तो क्या होगा, तो सर अब यहां पर देख, जब पॉजिटिव आवेश नहीं था तो यहां पे बल रेखा इसकी ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आवेश आएगा, देखना ध्यान से, तो वो पलट जाएंगी। अब ये पलटी, इससे दूर जाना पड़ेगा इन्हें, लेकिन यहां वाली तो घूम घूम कर इसकी तरफ तक चले जाएगी, क्योंकि यहां वाली वैसे भी इसकी तरफ ही जा रही थी। ठीक है। लेकिन पॉजिटिव आवेश आने की वजह से क्या हुआ सर, पॉजिटिव आवेश आने की वजह से इन्हें दूर भी जाना है तो ये घूम कर नेगेटिव तक चले जाएंगी, यह घूम कर नेगेटिव तक चली जाएंगी। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने दोनों ही पॉजिटिव आवेश रख दिए होते तो क्या होता, दोनों ही पॉजिटिव आवेश जैसे ही मैं रखूंगा तो यहां पर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव से दूर जा रही है, ये भी पॉजिटिव से दूर जा रही है, तो अल्टीमेटली बीच वाली जगह पर देखो तुम, बीच वाली जगह पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ये इस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यह इससे दूर की तरफ जा रही है और यह इससे भी दूर की तरफ जा रही है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हुए निकल जाएगी, जिसको बीच वाले को हमने न्यूट्रल पॉइंट बोला था। ठीक है। यह देखो एक सेंसर भी है हमारे पास, है ना। यह सेंसर क्या है, यह सेंसर बताता है कि विद्युत क्षेत्र, परिमाणी विद्युत क्षेत्र कहां है। जैसे अगर मैं इसकी तरफ ले जाऊंगा तो देखो परिमाणी विद्युत क्षेत्र उस तरफ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसकी तरफ जितना ले जाऊंगा विद्युत क्षेत्र के परिमाण बढ़ता जाएगा, जिससे जैसे दूर जाऊंगा विद्युत क्षेत्र कम हुआ, 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 बीच वाले बिंदु पे 0 हो गया। अब उसकी तरफ जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट गई, 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 और बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। इस तरह से विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा यहां से यहां तक जाने में। अगर मेरे पास यहां पर भी नेगेटिव आवेश होता तो क्या होता विद्युत क्षेत्र, देखो अगर मैं यहां से विद्युत क्षेत्र शुरू करूंगा तो यहां पर बहुत बड़ा होगा सर, अनंत की तरफ होगा। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र कम हुआ, 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 और फिर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा उसी दिशा में। तो जो ग्राफ हमने बनाया था वो भी आप इससे फील कर सकते हो, वाला ग्राफ भी। ठीक है। क्या कि यहां पर यह मैंने ग्राफ में बनाया था सर, बीच में विद्युत क्षेत्र कम हुआ था, लेकिन नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो और देखो पॉजिटिव का भी दूर है और नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र उसी तरफ है, तो नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र भी उसी तरफ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वहां पे जस्ट पास पहुंचे तो बहुत लंबा एरो बन गया, मतलब अनंत तक विद्युत क्षेत्र, अनंत परिमाण हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है। इधर की तरफ लाऊंगा तो फिर कम होगा, और फिर यहां पे ले जाऊंगा तो फिर से बढ़ जाएगा। क्लियर है कहानी? आ गया सभी को समझ में? चल, विद्युत बल रेखा है, आ गया मुझे, बीच में नेगेटिव रख दो। तुझे खेल खेलना है ना, चलो रे आगे बढ़े लो। देखो बीच में नेगेटिव रखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस पॉजिटिव से भी नेगेटिव की तरफ विद्युत बल रेखाएं आएंगी।
दोनों नेगेटिव लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव रख दिया, तो ये वाली बल रेखा इसकी तरफ जा रही है, इधर वाली बल रेखा इसकी तरफ जा रही है, यहां से आते हुए इसकी तरफ जा रही है, यहां से आते हुए इसकी तरफ बल रेखा जा रही है। दिवाली, हैप्पी दिवाली, 2-4 लाइटें और लगा लो अपनी अपनी, हैप्पी दिवाली। हाँ भाई, हैप्पी दिवाली टू यू। हाँ, फिजिक्स की दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू। चलो अब आगे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे लो तुम। हैप्पी दिवाली, क्या हुआ यहाँ पे ज्यादा ब्लू रंग लग रहा है क्या, ले यहाँ पे और रेड भी डाल दिया। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, जो पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। हाँ, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्यों नहीं काटती एक दूसरे को, क्यों नहीं काटते एक दूसरे को सर? क्योंकि अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो इस बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है ना। एक्चुअल में विद्युत बल रेखा ये भी बताती है कि अगर यार मैंने वहां पे पॉजिटिव आवेश को छोड़ दिया तो कैसा भागेगा, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में भागेगा। तो अगर मान के चल यहां पर विद्युत बल रेखा ऐसी थी, अगर मैंने एक पॉजिटिव आवेश को छोड़ा तो वो इस दिशा में भागने लगेगा। अगर अब मेरे पास कहीं पर गलती से विद्युत बल रेखा काट दी एक दूसरे को, कि इधर वाली और इधर वाली बल रेखा काट गई, तो यहां पर अगर मैं बीच में कभी भी एक आवेश को रखूंगा तो आवेश कंफ्यूज्ड कि भैया इधर जाना है मेरे को या इधर जाना है, तो एक आवेश तोड़ कर दो में तो नहीं जा सकता, या इधर और इधर दोनों तरफ तो नहीं जा सकता, एक ही तरफ कहीं जा सकता है। मतलब ये दोनों कभी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, कभी बंद पाश नहीं बनाती है। कभी ऐसा नहीं होगा वो पॉजिटिव से अनंत तक गई, अनंत से घूमकर वापस पॉजिटिव आ गई, नहीं, बंद पाश कभी नहीं बनता। बंद पाश नहीं बनता, इसका मतलब क्या हुआ, बंद पाश कौन बनाती है, जो है ना। पॉइंट नंबर 4 के बाद में एक पॉइंट नंबर 3 के बाद में पॉइंट नंबर 4 भी लिख लो यहां पर। नहीं लिखा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 भी यहां पे लिख लो, है ना, या ऐसे एक और स्टार पॉइंट करके यहां पे आगे बना लेना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षित क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, मतलब हमने 2 प्रकार के बल क्षेत्र पढ़े थे, एक पढ़ा था संरक्षी, एक पढ़ा था असंरक्षी। संरक्षी में क्या होता है कि सर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, वह बंद लूप नहीं बनाता है। वैसा ही यहां पर भी अभी हम कार्य वगैरह की बातें करेंगे, विभव वगैरह की बातें करेंगे तो और ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये बंद लूप नहीं बनाता है, बंद लूप नहीं बनाता है। मतलब कि यहां पर देखो, यह यहां से शुरू हुआ इधर पहुंच गया, यहां से शुरू हुआ यहां तक पहुंच गया, ये शुरू होकर कहीं ना कहीं खत्म जरूर होगा, घूम कर वापस नहीं आएगा। जैसे अगर मान के चलो मैंने बनाए कि यार ये आवेश था, इससे बल रेखा इस तरफ है, ये बल रेखा है, बिल्कुल दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा बोला कि यार ये बल रेखा ऐसी गोल गोल घूम रही है, विद्युत बल रेखा जो है वो ऐसी घूम रही है, ये ऐसी गोल गोल घूम रही है, तो दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज यह कभी भी गोल नहीं घूम सकती, है ना, ये कहीं से शुरू कर कहीं ना कहीं खत्म जरूर होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से शुरू होकर कहीं ना कहीं खत्म जरूर होगी, यह बंद लूप नहीं बनाएंगी। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4, आवेश पर उत्पन्न होने वाली तथा समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। एक्चुअल में यहां पर ही, हाँ, यहां 4 नंबर को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं कि जिसका आवेश जितना ज्यादा होता है ना, जो आवेश जितना ज्यादा होता है, जो आवेश जितना ज्यादा होता है
उतनी ज्यादा बल रेखाएं उससे निकलती है, उतनी ज्यादा बल रेखाएं उससे निकलती है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास कहीं पर एक आवेश रखा हुआ है यह, ठीक है, अगर इसी के ऊपर मैंने और आवेश रख दिया तो बल रेखाओं की जो संख्या है, एक्चुअल में यहां पर तो इन्होंने निश्चित एरो बने हुए, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं कि जो बल रेखाओं की संख्या है वह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यह तो एक तरीके से स्टिमुलेशन है समझने के लिए, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि सर यहां पर अगर मैंने और ज्यादा आवेश रखता गया तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण बल रेखाएं बढ़ती जाएंगी ना। जैसे आप इसको ऐसे फील कर सकते हो कि जितना आवेश मैं रखता जाऊंगा उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होता जाएगा और उतनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी वहां से, ठीक है। और इसका परिमाण किसके बराबर, जैसे अगर मैं कम करता जाऊंगा तो सर कम करोगे तो क्या होगा, सर कम करने पर यह परिमाण भी कम होता जाएगा, तो ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसा फील कर सकता हूं सर कि जितना ज्यादा आवेश का परिमाण होगा उतने ज्यादा बल रेखाएं उससे निकलने वाली है। तो अब जो Q है वह समानुपाती होता है 1/, या जो आवेश का परिमाण है ना कि कितनी बल रेखाएं निकलेंगी उसके समानुपाती होता है। और कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो आवेश के समानुपाती होती है, और कितनी बल रेखाएं निकलेंगी वह एक्चुअल में दी जाती है Q/ε0 से। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आप सभी लोगों के लिए कि किसी भी आवेश से वो पॉइंट नंबर 4 के आगे ही लिख लूं, वहां पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है, ये एरो ही लगा दो यार, समानुपाती होती है Q के परिमाण के समानुपाती होती है। या मैं रेखाओं की संख्या जो है, संख्या देखो वह लिख सकता हूं Q/ε0 से, किससे दी जा सकती है, Q/ε0 से। जैसे अगर मेरे पास, अब ध्यान समझना इस बात को, जैसे अगर मेरे पास 1 कूलम आवेश है, यही गाउस का नियम है आगे चलकर जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, कि अगर मान के चलो मेरे पास 1 कूलम आवेश है, यदि Q की वैल्यू 1 कूलम है, तब मैं बोल सकता हूं कि बल रेखाओं की संख्या, इसे ही विद्युत फ्लक्स बोलते हैं बल रेखाओं की संख्या को। तो बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा सर इसे, यह हो जाएगा 1/ε0। 1/ε0, और मुझे पता है 1/ε0 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, सर मुझे पता है K बराबर होता है 1/4πε0, या इसमें अगर मैं 4π का मल्टीप्लाई कर दूं तो K 4π बराबर होगा 1/ε0 के, 1/ε0 के, 1/ε0 के। तो K into 4π, what is the value is the 1/ε0 is the K into 4π, या मैं लिख सकता हूं 9 into 10 की पावर 9 into 4π is the answer, या मैं लिख सकता हूं 36π गुणा 10 की घात 9 बल रेखाएं निकलती है एक आवेश से, 1 कूलम आवेश से। आई बात समझ में? एनिमेशन से बहुत मजा आया? हाँ चल ठीक है भाई, कल से मैं हर चीज एनिमेशन से, है ना। कल से क्लास भी शुरू होगी तो एक एनिमेशन आएगा, ठीक है भैया। चलो हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। ओके
पाई की वैल्यू चाहो तो रख लो 22/7 या 3.14 और पूरा सॉल्व कर सकते हो, बाकी इतना भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ये भी नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है Q/ε0। चलिए अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं, आओ मिलकर चलिए। बल रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत रूप से प्रारंभ और समाप्त होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि जो भी हम विद्युत बल रेखाओं की दिशा बना रहे, जैसे ये बनाई मैंने, ये बनाई थी, तो ये सब में विद्युत बल रेखाएं जो है, या मैंने यहां पर रॉड बनाई थी, तो इसमें सतह के हमेशा लंबवत रेखाएं जाती है और आती है। या जैसे यहां पर विद्युत बल रेखाएं, यहां पर ये पॉइंट नंबर 5 ही एक तरीके से है ना, उसका एक्सप्लेनेशन है कि यार यहां पर अगर मेरे पास एक चालक है जो पॉजिटिव आवेशित है, यहां पे एक मैंने रॉड रख दिया, चादर रख दी जो नेगेटिव आवेशित है, तो यहां पे विद्युत बल रेखा हमेशा इसके लंबवत जाएंगी, लंबवत 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 लंबवत, और यहां से भी लंबवत ही निकलेंगी, 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 और घूम कर वहां तक पहुंच जाएगी। जैसे इसमें सीधी जाएंगी, कोई सतह के लंबवत। ऐसे कभी टेढ़ी विद्युत बल रेखा नहीं हो सकती, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि ये विद्युत बल रेखा ऐसी चले जाए, बोले आज मेरा सीधे जाने का मन नहीं है, घूम कर जाऊंगी, नहीं, सीधा ही जाएगी, हमेशा सतह के लंबवत ही जाएगी। ठीक है ना। इसमें ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको कि यार हमको बोला क्वेश्चन में कि यहां पर एक ये एक नीट नहीं, वैसे एम्स वगैरह में PYQ लिख देता हूं है ना, एम्स में जेई में एक सवाल पूछा गया था, आपको ऐसे ऑप्शन दिया गया कि यार यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर एक नेगेटिव प्लेट है ना, और इनके बीच में हमने गोला रख दिया। क्या रख दिया? एक गोला रख दिया। फिर ऐसे 4 ऑप्शन बनाए कि इनके कारण विद्युत क्षेत्र या सही प्रदर्शन क्या है विद्युत क्षेत्र का, सही प्रदर्शन क्या है विद्युत क्षेत्र का। एक ऑप्शन में ऐसा करा कि पॉजिटिव से बल रेखा है जो है वो नेगेटिव की तरफ से या इसकी चालक की तरफ जा रही है और चालक से ऐसे सट 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 बाहर आ रही है। एक ऑप्शन में ऐसा प्यार से घुमाकर सतह के लंबवत बनाई है, हर एक में लंबवत जा रही है, लंबवत आ रही है। एक ऑप्शन में उनने बोला कि ये ऐसी घूम घूम कर जा रही है, घूम घूम कर आ रही है, घूम घूम कर जा रही है, घूम घूम कर आ रही है, ऐसी कुछ बना दी है। ठीक है। एक ऑप्शन में उसने बोला कि ये इसको फर्क नहीं पड़ा, बोले गोले तू है गोला, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तू है गोल। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? तो सर सतह के लंबवत आएगी, सतह के लंबवत जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह ABCD में B इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, सतह के लंबवत जाएंगी, सतह के लंबवत आएंगी। क्लियर है मामला? अच्छा, और कुछ बातें कर लेते हैं सर इस पे। 5 के बाद बढ़ते पॉइंट नंबर 6 की तरफ। यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो वहां कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी। जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां पे बल रेखा नहीं होंगी, है ना। ये बात हमने पढ़ ली थी, ये बात हमने एनिमेशन से भी फील कर ली थी। क्या कि अगर मान के चलो यहां पर एक पॉजिटिव आवेश है और यहां पर एक नेगेटिव आवेश रख दिया जाए सर, तो अच्छा सॉरी, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव आवेश रख दिया जाए सर, तो बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो देखो यहां पर कोई भी बल रेखा नहीं है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो जहां पर बल रेखाएं नहीं जाएंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से पारित होने वाली बल रेखा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दर्शाती है। मतलब सघन रेखाएं प्रबल क्षेत्र प्रदर्शित करती है, जबकि विरल दूर दूर रेखाएं दुर्बल क्षेत्र दर्शाती है। क्या है इन सब का तात्पर्य? क्या है इन सब का तात्पर्य? इनका तात्पर्य यह है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 को भी एक क्वेश्चन के रूप में समझेंगे, है ना। हमको बोला कि मान के चलो यार ये बल रेखाएं ऐसी दिखाई गई है, ऐसी बल रेखाएं कहीं पर है, ऐसी बल रेखाएं कहीं पर है। तो यहां पर हमें 2 बिंदु बनाकर दिए गए हैं, एक है ये बिंदु A, एक है ये बिंदु B। तो A और B बिंदु पर हमें बोला कि कहां पर A और B में से कहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है, A पर या B पर। तेरा बर्थडे इसको
ए पर या बी पर? हाँ, तो ए पर जो है वह सघन है। अच्छा, एक दो बच्चों का, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिवांगी को मैंने पिछली बार भी इसी को डांटा था और इसका मैं कोर्स जस्ट ब्लॉक करवाने वाला था, फिर इसने 50 बार कमेंट करा, नहीं सर सॉरी सर, अगली बार नहीं होगा सर, सॉरी सर, प्लीज माफ कर दो सर मुझे। और फिर से वही कर रही है ये बालिका। हाँ भाई, तो ए पर क्या होगा? ए पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वह ज्यादा होगा और बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर सघन होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो यही बात जो है वह सेम बात जो है वह हमने फॉर्मूले में भी देखी थी। क्या बात देखी थी सर फॉर्मूले में? हमें पता है कि यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश है, तो इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण था KQ बटे में R का स्क्वायर, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा विद्युत क्षेत्र जो है कम होता जाएगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बल रेखाएं भी एक दूसरे से दूर दूर होती जाती है। बल रेखाएं भी क्या होती है? एक दूसरे से दूर दूर होती जाती है। तो सर ये बल रेखाएं भी एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही है और यही बात फॉर्मूले से भी हमने पढ़ी और यही बात फॉर्मूले से भी हमने समझी यहां पर कि सर दूर जाने पे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे दूर जाओगे तो दूरियां जो है लाइन के बीच में बढ़ती जाएगी, मतलब दूर जाने पे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, दूर जाने पे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ भाई, पॉइंट नंबर 8 आखिरी पॉइंट। एक विद्युत क्षेत्र में बल रेखा पर स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाती है ना। मतलब कि एक्चुअल में ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि अगर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र है तो उसकी दिशा कैसे पता कर सकते हो? अगर लाइन सीधी ना हो तो, लाइन सीधी ना हो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर अगर आपको पता करना है, जैसे ये लाइन कर्व हो गई तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे? स्पर्श रेखा बनाकर, है ना। ये तो हमें बचपन से पता है सर कि अगर कोई भी एक कर्व होता है उस पर दिशा कैसे पता करते हैं? उस बिंदु पे स्पर्श रेखा बनाकर। क्लियर है कहानी? तो यह सारी बातें विद्युत क्षेत्र को लेकर आपको पता होना चाहिए। क्या सभी पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ बेटा, यह दूर जाना या मतलब यह विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है, यह विरल मतलब दूर जाना मतलब क्या होगा? यह डाइवर्ज होना और सघन या पास आना मतलब कन्वर्ज होना। इसे कन्वर्जिंग बोलते हैं और इसे डाइवर्ज बोलते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है ग्रेविटी फोर्स से, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था पहली क्लास में फिजिक्स की। साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लूं मैं तो बैठ जाता हूं, स्क्रीनशॉट आ जाता मुझे बता देना, आगे बढ़ जाएंगे। आया क्या स्क्रीनशॉट? हो गया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। तो हेडिंग डाल लो विद्युत फ्लक्स, हेडिंग डाल लो विद्युत फ्लक्स। ऐप में नहीं होता है, वो सबसे पहले बंद करवा दिया था। चलो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अब हमने ये जो विद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे, है ना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या पढ़ रहे थे, वही एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा कि किसी भी सतह से संबंधित फ्लक्स उस क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी किसी भी क्षेत्रफल से, मैं बोलूंगा वह वहां से उतना ज्यादा फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स को या विद्युत फ्लक्स को मैं चिन्हित करता हूं फाई से। किससे चिन्हित किया जाता है? फाई से। ये क्या बता रहा है एक्चुअल में? यह बता रहा है कि कितनी बल रेखाएं निकल रही है। जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होता है।
क्लियर है? छोटी सी बात क्या कि जैसे अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक क्षेत्रफल है, जैसे यह एक पेज है, यहां पर ये एक पेज है, तो अगर इस पेज को हमने ऐसा रख रखा है तो इस पेज से जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, हम बोलेंगे कि विद्युत इससे गुजरने वाला फ्लक्स उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सर यहां पर विद्युत फ्लक्स में एक वर्ड आया क्षेत्रफल। पहले मैं आपको क्षेत्रफल पे और थोड़ी सी चर्चाएं करवा देता हूं और विद्युत फ्लक्स को हम और डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। ये अदिश राशि होता है, इसका मात्रक वगैरह सारी चीजें हम एक एक कर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छा यार एक सवाल भी रह गया था हमारा, उससे पहले एक क्वेश्चन कर दो छुटका सा। ये पिछले टॉपिक का एक सवाल रह गया था विद्युत फ्लक्स का, मैं थोड़ा नीचे चले गया था। ये वाला सवाल कर दो जल्दी से, एम्स 2006 का सवाल है, फिर मैं विद्युत फ्लक्स में आपको और भी बातें बताऊंगा। सर पाकिस्तान में ब्रिटिश आ रही है? तुझे क्या करना, तो ना तो पाकिस्तान से ना तो तू ब्रिटिश है। अच्छा पाकिस्तान में बारिश आ रही है, कैसी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो यार तुम लोग। पाकिस्तान में बारिश आ रही है तो तुझे क्या करना, ब्रिटिश। मुझे लगा पाकिस्तान में ब्रिटिशर आ गए, अंग्रेज राज हो गया। स्पेलिंग खतरनाक लिखते भाई तुम लोग। चलो बताओ क्या होएगा क्वेश्चन का जवाब। ये लड़की भाई साहब ना, कुछ बच्चे तो इतना तो पक्का है, ये सब वही बच्चे हैं जो ऑफलाइन में जाके आखिरी बेंच पे बैठते हैं, पूर्ण रूप से अपने दोस्तों के साथ मजा लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। बस अब ये है कि उन्हें यहां पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है सर ये लड़कियां होती ही ऐसी है। तुझे बहुत पता है, बहुत गहन एक्सपीरियंस हो गया है ना, थोड़ा वहां का एक्सपीरियंस कम कर और यहां का एक्सपीरियंस बढ़ा। सवाल में बोला गया है हमारे पास कि कौन सा कथन सही है, ए पॉजिटिव आवेश है, बी नेगेटिव आवेश है। हाँ सर बिल्कुल सही बात, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, क्योंकि बी ए से बल रेखा निकल रही है, बी पर जा रही है, तो ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर ए और बी में से परिमाण किसका ज्यादा, सर ए में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन निकल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर बी में तो कम जा रही है, ए से निकल जा रही है, ज्यादा रही है, मतलब यहां से कुछ अनंत तक चले जाएगी, लेकिन बी में कम है, तो मतलब बी का परिमाण कम होगा ए से। बहुत ही आसान सवाल। चलिए हाँ, तो अब हम विद्युत फ्लक्स पे चर्चा शुरू करते। एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स के नीचे ही, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? अच्छा सर क्षेत्रफल क्या सदिश राशि होती है? हाँ भाई, इज द क्षेत्रफल सदिश राशि? हाँ, क्षेत्रफल या एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर आज तक तो हम बचपन से एरिया ए स्क्वायर लिखते आ रहे थे वर्ग का, या अगर हमारे पास एक कोई भी आकृति होती थी जैसे त्रिभुज है तो उसमें लिखते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस सब में तो हमारे पास सर क्षेत्रफल तो अदिश होता था, केवल परिमाण लिखते थे। लेकिन ये सदिश कैसे है? ये सदिश कैसे है? सदिश कैसे है? तो सदिश कैसे है ये बताना है अब हमें। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल जो होता है या एरिया जो होता है, मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक एरिया है, तो सबसे पहली बात तो इसे सदिश हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें है ना दिशा का चक्कर है। किसका चक्कर है? दिशा का चक्कर। दिशा क्या है? दिशा कौन है? सर दिशा कौन है? यहां पर यह क्षेत्रफल की दिशा जो होती है वो तल के लंबवत होती है। पहले दिशा का चक्कर क्या है ये मैं समझा देता हूं आपको, है ना, ये समझाता हूं बिल्कुल आसान से शब्दों में। मान के चलो देखो, एक्चुअल में विद्युत बल रेखाओं को काटना, विद्युत बल रेखाओं को काटना बराबर होता है किसके जैसे? एक टॉर्च से लाइट चमकाना, है ना। ऐसा समझो यार कि मैंने यहां से टॉर्च ऑन किया, एक टॉर्च ऑन किया तो उससे लाइट जा रही है या लाइट निकल रही है, ठीक है। उसके सामने मैंने यहां पर यह एक ऐसा क्षेत्रफल रखा,
है ना, एक आयताकार है मेरे पास, ऐसा रखा, तो क्या ये कुछ लाइट को रोक लेगा? क्या कुछ लाइट इससे टकराएगी? बिल्कुल सर। तो वही एक्चुअल में कितनी लाइट टकरा रही है, लाइट की जगह अगर मान के चलो आवेश है, तो उसके कारण उससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे, तो कितनी बल रेखाएं इससे टकरा रही है, वही मैं क्या बोलूंगा, उसे ही मैं विद्युत फ्लक्स नाम दूंगा, उसे ही मैं क्या नाम दूंगा, विद्युत फ्लक्स दूंगा। अब यहां पर अगर इसे सीधा रखा गया तो कुछ लाइनें काटेंगी या इससे लाइनें टकराएंगी। अगर मैंने इसे किसी कोण पे घुमा दिया, लाइट अभी भी वही है या आवेश वही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखा वैसी ही है, लेकिन अगर मैंने एरिया को घुमा दिया तो क्या मामला अलग हो जाएगा? क्या अभी भी वैसी ही बल रेखाएं काटेंगी? नहीं सर। और घुमा दिया तो और कम बल रेखाएं काटेंगे सर। ऐसा कर दिया तो सर अब तो कोई भी बल रेखा इसे या बहुत कम, इतनी सी बल रेखा सर इसे काटती हुई जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि सर इस क्षेत्रफल में दिशा इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल में दिशा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं इसे सीधा रख रहा हूं तो बात अलग हो रही है, मैं इसे किसी कोण पर रख रहा हूं तो बात अलग हो रही है, मैं इसे लेटा दूं तो सर बात और अलग हो जाएगी। मतलब कि हर एक स्थिति में क्या होगा, हर एक स्थिति में मेरे पास दिशा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्थिति में मेरे पास दिशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही वाली बात अब हमको यहां पर समझनी है कि इसकी दिशा, देखो पहली बात तो ये समझ में आ गई दिशा क्यों देना है। ठीक है, अब दिशा कैसे देना है, कहां पर देना है। तो अगर मेरे पास एक समतल पटल है तो इसमें क्षेत्रफल की दिशा जो होती है, या इसे मैं दिशा को एन कैप से चिन्हित कर देता हूं, इसकी दिशा को ए कैप भी बोल सकते हैं, इसे एन कैप बोल देते हैं। यह तल के लंबवत होती है हमेशा। कहां होगी इसकी दिशा? तल के लंबवत। अब सर तल के लंबवत तो दो दिशाएं हो सकती है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वैसे अगर मेरे पास एक प्लेट है तो एक प्लेट का अंदर बाहर कुछ नहीं होता है ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास एक पेपर है, मेरे पास यहां पर एक पेपर है, तो यहां पर एक मेरे पास पेपर है, तो इसमें बता सीधा कहां से उल्टा कहां से है। सर एक पेपर में हम कभी नहीं बता सकते कि कौन सा सीधा कौन सा उल्टा, एक पेपर में हम कभी नहीं बता सकते कौन सा सीधा कौन सा उल्टा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर जब भी मैं यहां पर दिशा बनाऊंगा तो मैं कहीं भी मान सकता हूं, इस तरफ भी मान सकता हूं, इस तरफ भी मान सकता हूं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही मानूं, हो सकता है कि यहां पर ऐसा तल बना हो और इसमें दिशा जो है वो हम इस तरफ मान लें। ठीक है, तो दोनों सही होंगी, लेकिन 90% क्वेश्चंस में हमको दिशा बनाकर ही देगा, 90% क्वेश्चन में वो हमें दिशा बनाकर ही देगा। ठीक है, तो अब जो दिशा है वो कैसे देखेंगे सर? क्षेत्रफल सदिश में हमें पता चल गया सर, क्षेत्रफल बनाएंगे उसके लंबवत जो है वो हम दिशा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन की तरह। बिल्कुल ही सही बात, नॉर्मल रिएक्शन की तरह। तो अब इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं तो हमें और चीजें समझ में आने लग जाएगी। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो हमें बोला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल, हमें बोला कि यार मेरे पास यह y अक्ष है, यह x अक्ष है और यह z अक्ष है। ठीक है, और यहां पर एक वर्ग रखा है जिसकी भुजा a है, एक वर्ग रखा है जिसकी भुजा a है। इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? जल्दी बताइए। z दिशा में होगा, बिल्कुल सही बात। मूर्ख, z दिशा बोलेगा या k कैप बोलेगा? उसे क्या लिखेंगे? इसे एरिया लिखेंगे सर, a स्क्वायर k कैप। क्या लिखेंगे? एरिया a स्क्वायर k कैप लिखेंगे, 4a। अरे एरिया a स्क्वायर होगा तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर k कैप।
ठीक है, माइनस के कैप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हम के कैप लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर मान के चलो सेम सवाल, अच्छा अब इसमें यार तुम कोई छोटे छोटे चूजे तो हो नहीं, मैं तुम्हें आधे घंटे तक सवाल करवाते रहूं कि देख यहां पर यह y अक्ष है, यहां पर यह x अक्ष है, यहां पर यह z अक्ष है, और इसमें एक ये, लेकिन ये वाली बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आगे क्लास 12 में बहुत काम आती है। यह एक आयताकार है, आयताकार पटल है जिसमें भुजा A है, यानी भुजा B है। बताओ इसका एरिया सदिश क्या होगा, 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 एरिया सदिश क्या होगा, आई कैप में होगा। बहुत ही बढ़िया। तो क्या आएगा इसका एरिया सदिश, सर इसका एरिया सदिश आएगा ए बी आई कैप, ए इंटू बी आई कैप। चलो एक और सवाल कर लेते, लास्ट क्वेश्चन। सर्कल बना लेते, सर्कल को बुरा न लग जाए कहीं। यहां पर यह y अक्ष है, यहां पर यह x अक्ष है, यहां पर यह z अक्ष है। एक सर्कल बना हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है वो r है। अब आपको बताना है इसका एरिया सदिश क्या होगा, जल्दी बताओ इसका एरिया सदिश क्या होगा, इसका एरिया सदिश क्या होगा। हाँ सर, बाहर की तरफ होगा तो जे कैप होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो ये एरिया सदिश बेसिक सी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हमें समझना है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है बेटा वह क्या है कि हमारे पास कितनी बल रेखाएं गुजर रही है किसी भी क्षेत्रफल से, वह हम विद्युत फ्लक्स से परिभाषित करेंगे। तो मान के चलो यहां पर मेरे पास एक एरिया है ए, मेरे पास एरिया है ए और विद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है वो ई दिया हुआ है। तो अभी यहां पर एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा बराबर है ना, एरिया की दिशा क्या होगी अब तल के लंबवत होगी। तो यहां पे फ्लक्स जो है वो दिया जाता है ई डॉट ए से। किससे दिया जाता है, ई डॉट ए से, या हम इसे लिख सकते हैं फ्लक्स होगा ई ए कॉस थीटा। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। जैसे कि अगर मान के चलो मेरे पास यहीं पर ही, ये मेरे पास यहीं पर ही अगर विद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, लेकिन अगर मेरे पास, अब बहुत ध्यान समझना, 90% बच्चा गलती कर जाता है, मेरे पास यहां पर तल जो है वो ऐसा है, तो इस कंडीशन में यहां पर यह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण जो है वह ए कोण बना है। विद्युत क्षेत्र के साथ कोण जो ए जो विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बना है वो थीटा बना है। तो मैं फ्लक्स लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा। थीटा कोण क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के साथ नहीं है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के साथ है। बहुत बार क्वेश्चन में उलझाने के लिए बोलेगा कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के साथ कोण 30 डिग्री है, तो वहां पर जब फॉर्मूला रखोगे तो कोण 60 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के साथ कोण दिया हुआ है, लेकिन हमें क्षेत्रफल सदिश के साथ लेना है। क्लियर है कहानी? आया समझ में? क्या इतना सा मामला क्लियर है सभी को? अगर हां तो ये बात समझ सकते हैं सर हम कि ई ए कॉस थीटा या डॉट प्रोडक्ट लिया है तो यहां पर फ्लक्स जो बनेगा, फ्लक्स बनेगा सर एक अदिश राशि। कैसी राशि बनेगा? अदिश राशि बनेगा। ठीक है, अदिश राशि बना क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, यह बल रेखाओं की संख्या कितनी गुजर रही है उससे, जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी वह फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। तो ये एक्चुअल में नंबर है, संख्या है, संख्या है ना। 1000 लाइन गुजर रही है, 10,000 लाइन गुजर रही है, वो इससे पता चल रहा है, फ्लक्स से। क्लियर है मामला? अब इसके ऊपर कल की क्लास में और चर्चा करेंगे, फ्लक्स को और फील करेंगे हम, और उसके बाद में ऐसी छोटी मोटी सी बातें मेरे हिसाब से आप खुद भी कर सकते हो। इसका मात्रक क्या होगा, है ना, ये जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये मात्रक किसका हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट पर मीटर लिखा था एक और, या मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर से मीटर कट गया, वोल्ट मीटर इसका मात्रक होगा। इसी प्रकार से आप इसकी बीमा भी एक बार कैलकुलेट
कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो यह सब कुछ अब हम अगली क्लास में कैलकुलेट करेंगे और इस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी चर्चाएं करने वाले। तो आज क्लास इतनी रखते हैं, कल की क्लास में हम इस पे और चर्चाएं करेंगे। कॉस कहां से आया बेटा, इसके लिए तो आप कल की क्लास देखने से पहले एक बार सदिश जरूर पढ़ के आइए। सदिश पढ़ाएगा था उसे पढ़कर आइए। पॉइंट नंबर 3 कल देखेंगे हम, वंश शब्द के कारण क्या होता है वगैरह सब कुछ है ना, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना, मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।